जो है इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे थे इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स इन स्पेस। प्लेन्स की इक्वेशन जो है स्पेस में, और इसकी पहली जो है ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी सी आर सर द आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी बच्चे ये अभी जो है नेट ऑन, नेट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से जो है ये मसला बनेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है अब ठीक है सर। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, ये नॉर्मल के जो है डायरेक्शन रेशियोज हैं। एंड एक्स वन वाई वन जेड वन आर इज द पॉइंट ऑन ए प्लेन। तो एक प्लेन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें प्लेन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है एक्स वन वाई वन जेड वन, और उसके अलावा जो है उस पर प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं ए बी सी। और इसी को अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसकी नॉर्मल फॉर्म थी लाइन की, जो है कि इस तरह से नॉर्मल, सॉरी इसकी 3 पॉइंट फॉर्म थी कि 3 पॉइंट्स अगर दिए गए हों तो उनको डिटर्मिनेंट्स में लिख के इसको एक्सपेंड कर लें तो इससे इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल हो जाएगी। फिर इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म थी एक्स वाई जेड के नीचे जो है एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट जेड के नीचे जेड इंटरसेप्ट लिख के इक्वल्स टू 1 लिखा जाए तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है। फिर इसके बाद नॉर्मल फॉर्म थी, नॉर्मल फॉर्म होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी जो है, और इसमें पी जो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ द नॉर्मल है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ये खास जो है नॉर्मल होता है, ये ओरिजिन से प्लेन पे नॉर्मल होता है नॉर्मल फॉर्म के लिए जो है। और इसमें डायरेक्शन रेशियोज के बजाय डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं नॉर्मल के। डायरेक्शन कोसाइन जो है एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। फिर इसके बाद जो है एक पॉइंट को अगर इस प्लेन से जो है इसका डिस्टेंस मालूम करना हो तो वो इस फार्मूले की मदद से मालूम किया जा सकता है। और अगर जो है एंगल मालूम करना हो दो प्लेन्स के दरमियान तो वो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के दरमियान एंगल के इक्वल होता है, तो उसका ये फार्मूला है, या इसको L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी लिखा जा सकता है। और इसके बाद जो है अगर लाइंस पर सॉरी प्लेन्स परपेंडिकुलर्स हों तो फिर ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। ये बहुत ज़्यादा कंडीशन हम यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन कहलाती है कि दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 शुड बी इक्वल टू 0 जो है। चूँकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो इसलिए इसको 0 होना चाहिए जो है। अब इसके बाद जो है कि प्लेन्स जो है पैरेलल कब होंगी। प्लेन्स पैरेलल तब होंगी जब उसके जो है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज की जो है रेशियो आपस में इक्वल हो। डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो अगर आपस में इक्वल हो तो फिर लाइंस को पैरेलल कहा जाएगा। तो इसी को यूज करते हुए हम जो है आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है अगर हम किताब से पढ़ें इसके सवाल क्या है। सवाल है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is perpendicular bisector of the line segment joining the points A and B। ये दो पॉइंट्स जो A और B दिए गए हैं, अगर इसको जो है प्लेन बाइसेक्ट कर रही हो और परपेंडिकुलरली जो है 90 एंगल पे बाइसेक्ट कर रही हो तो फिर हमने मालूम करनी है इसकी इक्वेशन जो है। तो अगर ये लाइन जो है इसको इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये नॉर्मल भी है, तो यही नॉर्मल होगी लाइन जो है। और फिर जो डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के लाइन ए बी के होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज जो है नॉर्मल के होंगे। तो इसलिए पहले जो है हम मालूम, और जो इसका मिड पॉइंट होगा चूंकि बाइसेक्ट करती है ये प्लेन तो इसलिए जो है मिड पॉइंट इस पे लाई कर रहा होगा, तो इसलिए इसका जो है मिड पॉइंट भी मालूम करेंगे। एज द line AB is perpendicular bisected by the plane
So therefore direction ratios of normal to the plane equals to direction ratios of AB, यानी कि लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोज ही नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। और इसके जो है लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 वाला फार्मूला जो है इस पे अप्लाई किया है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज 2, -2 और 8 मालूम हो गए। फिर इसके बाद इस प्लेन पर, रिक्वायर्ड प्लेन पर पॉइंट मालूम करने के लिए हमने इस लाइन का मिड पॉइंट मालूम किया। चूंकि बाइसेक्ट कर रही है ये प्लेन, तो बाइसेक्ट कहते हैं जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और इक्वल पार्ट्स में मिड पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा होता है। तो इसलिए इस लाइन का मिड पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई करेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 से जो है इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। अब इसके जो है यूज किया, तो सिंस मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइंस lies on the plane, तो therefore equation of the plane equals to, ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। तो इसका a b की वैल्यूज हमने मालूम की थी 2, -2 और 8, जबकि पॉइंट की वैल्यूज x1 y1 z1 की वैल्यूज हमने मालूम की थी 4, 3, 3। वो जब इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दिए पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में, तो इससे जो है सिंप्लीफाई करके हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम कर ली। तो याद रखना है कि एक प्लेन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें उस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं और एक पॉइंट चाहिए होता है। तो डायरेक्शन रेशियोज इस लाइंस के डायरेक्शन रेशियो से ही हमने हासिल कर लिए, और पॉइंट जो है हमने इसके मिड पॉइंट से मालूम किया। जी किसी ने कोई सवाल इससे रिलेटेड पूछना है तो माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट है क्वेश्चन। और इसको जो है अगर हम किताब से पढ़ें तो सवाल है, शो दैट द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट द जॉइन ऑफ द अदर 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही होती है या लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा होता है। तो एक इन 2 पॉइंट का लाइन सेगमेंट और इन 2 पॉइंट का लाइन सेगमेंट जो है ये हमने शो करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक बात याद रखें कि ये इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इन स्पेस है, स्पेस में है। प्लेन में जो है वो तो वो एक और चीज थी, वो हम पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर की बुक में। लेकिन अब हमने पढ़ना है कि स्पेस में जो है कि लाइन इंटरसेक्ट क्या कब करती हैं। तो लाइंस को इंटरसेक्ट करने के लिए लाजमी है कि वो लाइंस को प्लेनर हो, एक ही प्लेन में ऐसे 2 लाइंस लाई कर रही हो तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं या पैरेलल होंगी। तो इसलिए जो है पहली कंडीशन ये है कि ये कोप्लेनर होनी चाहिए, प्लेन्स एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसको चेक करने के लिए जो तरीका यूज किया गया है वो ये किया गया है कि पहले 3 पॉइंट में से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, और ये 3 पॉइंट फॉर्म से जो है एक्स वाई जेड और x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है। और एक्सपेंड करके जो है इस प्लेन की इक्वेशन आ गई 7x माइनस 3y माइनस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमने चेक करना है क्या ये चौथा पॉइंट भी इस पे लाई करता है कि नहीं करता इस प्लेन पे जो है। अगर ये चौथा पॉइंट भी इस प्लेन पे लाई कर रहा होगा तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट जो है वो कोप्लेनर हैं, और इससे जो 2 लाइंस हासिल हो रही हैं वो भी कोप्लेनर होंगी। तो इस पॉइंट को जो है चेक करने के लिए इस प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, x की जगह 3, y की जगह 3 और z की जगह 9 इसमें रिप्लेस किया। तो इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इससे प्रूव हो गया द फोर्थ पॉइंट 339 आल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन 1। तो सो द टू जॉइंट्स ऑफ कोप्लेनर, टू जॉइंट्स आर कोप्लेनर, या ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है या इनको जो है जो लाइंस ज्वाइन कर रही हैं या लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी कोप्लेनर होंगे। तो पहली चीज हमने ये प्रूव कर दी कि ये लाइंस कोप्लेनर है।
अब जो है चेक करना है कि क्या कहीं कहीं ये पैरेलल तो नहीं है। अगर ये पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर पैरेलल नहीं होंगी तो फिर इंटरसेक्ट करेंगी। तो पैरेलल या नॉन पैरेलल का हम डिसाइड करते हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज से जो है। तो पहली जो है लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम मालूम कर रहे हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से मालूम किए, तो ये 2, 5 और -1 आ गए। और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इसी फार्मूले से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से मालूम किए, तो 2, 2 और 8 आ गए। तो अब ये दोनों के दोनों जो है ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जॉइन ऑफ 1 एंड 2 आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल मीन कि ना तो इनके जो है डायरेक्शन रेशियोज के दरमियान रेशियो आपस में इक्वल है, 2/2 रेशियो 1 के इक्वल होती है, तो ये 5/2 के इक्वल नहीं है। पैरेलल होने के लिए इनको इक्वल होना चाहिए। मैं दोबारा से आपको पैरेलल की कंडीशन बताता हूँ, जो शुरू में जो है आपको बताई थी कि दो लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन ये है कि a1 ओवर a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2। तो अब इसमें जो है चूंकि ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कि ये दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनको ये इनकी रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। 2/2 इज नॉट इक्वल टू 5/2 इज नॉट इक्वल टू -1/8। तो देयरफॉर दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो इसलिए ये लाइंस पैरेलल नहीं है। और अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है और कोप्लेनर है, तो फिर लाजमी है कि वो इंटरसेक्ट करेंगी। और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था कि ये लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं। ये भी एक अहम सवाल है, ये भी आता है पेपर्स में, और जो पहले पढ़ा था वो भी अहम था, वो भी जो है आ सकता है। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी थी कि ये थॉमस एंड फिनी के चैप्टर जो है, ये 9th एडिशन का चैप्टर 10 है, जिसमें ये लाइन और प्लेन्स को डिस्कस किया गया है। उसके पेज नंबर 822 पे आप इसको जो है जाके विजिट कीजिएगा, इसको देखें, पढ़ें जाके जो है। तो उस पे भी जो है आपको इसी तरह के सवाल जो है, यहाँ जरा ज्यादा डिफिकल्ट किस्म के सवाल हैं, जबकि वहां पर जो है इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। अगर आप ये सवाल पढ़ लेंगे तो फिर वहां पर आप वो सवाल भी हल कर सकते हैं। अभी किसी ने जो है इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ ले। जी, अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम जो है अगला जो है सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ें बुक से जो है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द वर्टिसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन आर गिवन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स ऑफ इट्स फेसेस। तो इसके जो है फेसेस के जो है आपने इक्वेशंस, चूंकि फेसेस जो है इसके प्लेन्स हैं, तो इसकी इक्वेशंस मालूम करनी है, क्या होंगी, ए बी डी। तो इसमें जो है 6 फेसेस बनते हैं। ये इन पॉइंट्स को जो नाम दिए गए हैं, ए बी सी डी नाम दिए गए हैं। तो इससे जो फेसेस बन रहे हैं वो फेसेस है ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी। ये 4 फेसेस हैं। तो ए बी सी की अगर इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं, इसका मतलब ये प्लेन जो है 3 पॉइंट में से पास कर रही है, और अगर 3 पॉइंट में से पास कर रही है तो 3 पॉइंट फॉर्म को यूज करके हम इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं यहाँ, और इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है आप इसको जो है 3 पॉइंट फॉर्म से ही मालूम कर लें। मैंने इसको एक और मेथड से जो है हल किया हुआ है। हमने जिस मेथड से ये अभी क्वेश्चन नंबर 9 हल किया था, या क्वेश्चन नंबर 1 हल किया हुआ है, ये वाला सवाल जो है, इससे भी आप प्लेन की क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं। ये वाला ये 3 पॉइंट फॉर्म है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी यूज की थी, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी यूज किया है। ये 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे हासिल कर सकते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट की मदद से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो आप डिटर्मिनेंट की मदद से ही जो है इनकी इक्वेशंस मालूम कर लें, और इसी तरीके से जैसे कि हमने पिछले सवाल में मालूम की हैं, और ये तमाम की जो है इक्वेशंस इसी तरह से मालूम की जा सकती हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आप अगर इस मेथड को पढ़ना चाहते हैं तो इस मेथड को भी पढ़ लीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो फिर
बाद में किसी और टाइम किसी और लेक्चर में कल जो है आप इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। हम अगला सवाल हल करते हैं ताकि जो है हम जल्दी से जो है हम इनको पढ़ सकें। ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर इसका नंबर जो है मिसिंग है। और क्वेश्चन नंबर 11 हम जो है पढ़ते हैं बुक से कि ये सवाल क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 5, -1, 4 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। ये दो प्लेन्स दी गई हैं। इक्वेशन 1 और 2 में दो प्लेन्स, इन दोनों प्लेन्स पे परपेंडिकुलर हैं और इस पॉइंट पर में से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है, क्या होगी। तो आपको याद होना चाहिए कि प्लेन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें जो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल चाहिए होते हैं और पॉइंट चाहिए होता है। तो पॉइंट हमें पहले से गिवन है और हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज मालूम करने हैं। तो रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब यह है कि रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल जो है ये गिवन प्लेन्स के नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द गिवन पॉइंट 5, -1 एंड 4 इज दिस। a इंटू ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0 को हम यूज कर रहे हैं इसके लिए। where ABC is are the is the normal to the plane या direction ratios of the normal to the plane। ABC are the direction ratios of the normal to the plane। ये required plane पर जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज ABC दिए गए हैं। जबकि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 1, 1 और -2 और इस लाइन के इस लाइन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो है 2, -3 और 1 आते हैं। तो फिर ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो है, चूंकि रिक्वायर्ड प्लेन जो है इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल जो है इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर जो है इसका नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर है तो वो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी कहलाती है। तो इसको यूज करेंगे a इंटू x1। सो इसका रेशियो जो है 1 है। a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू -2 इक्वल्स टू 0 जो है। तो इससे एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वल टू 0 लिखना है। और इसी तरह से a इंटू 2 प्लस b इंटू -3 प्लस c इंटू +1 इक्वल्स टू 0, इससे दूसरी इक्वेशन बन गई। और इनको सिंप्लीफाई किया तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अगर आप इनको ऊपर और नीचे लिख के जो है सॉल्व करें तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ये हम पहले जो है बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है ये इक्वेशंस सॉल्व होती हैं। पहले a लिखा जाता है, फिर b लिख लें या -b लिख लें और फिर तीसरा जो है c लिखा जाता है। और इनको इसी तरह से जो है लिखते हैं जैसे एक डिटर्मिनेंट की वैल्यूज लिखती हैं। जब a लिखा हो तो इसके नीचे जो है b के कोएफिशिएंट को c के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 के इक्वल आ गया। और फिर c के कोएफिशिएंट को इस b के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 और माइनस के साथ लिखेंगे तो ये 1 - 6 आ जाएगा। और जब b के कोऑर्डिनेट्स b के नीचे लिखना है तो c का कोएफिशिएंट -2 को a के कोएफिशिएंट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। और फिर a के कोएफिशिएंट 1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे c के कोएफिशिएंट 1 के साथ तो ये -1 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमने c जो है के लिए लिखना है तो a के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे b के कोएफिशिएंट से -3 और फिर b के कोएफिशिएंट को a के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये रेशो मालूम होती है इन तीनों वैल्यूज के दरमियान। याद रखें कि ये तीन अननोन वैल्यूज को जो है टू इक्वेशन से हम मालूम कर रहे हैं तो ये रेशो फॉर्म में मालूम होंगे। तो इनकी वैल्यूज जो है -5 -5 -5 आ गई। चूंकि ये रेशियो में होते हैं इसलिए इसी को इनको जो है किसी एक ही नंबर से या तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या किसी एक ही नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको जो है -5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 1 1 आ गई। a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1। और ये दोनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन 3 में जब रिप्लेस कर दी तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द
प्लेन हासिल होगी। और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह का है, इसको लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ईच ऑफ whose point is equidistant from the points A and B। ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आपने एक प्लेन मालूम करनी है। तो अगर कोई एक प्लेन जो है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ये लिखा हुआ है, सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, चूंकि प्लेन जो है रिक्वायर्ड प्लेन ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, सो इट शुड बी ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। तो फिर इस लिहाज से रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो फिर हम इसको उस क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह हल करेंगे, यानी कि इसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम करेंगे। जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 y माइनस y1, z2 माइनस z1 से मालूम किए और मिड पॉइंट मालूम कर लिया। और फिर पॉइंट नॉर्मल फॉर्म को यूज करते हुए हमने जो है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इसको यूज किया। तो इससे जो है इसकी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल होगी सिंप्लीफाई करने के बाद। अभी अपना माइक ऑन करके अगर इन सब से रिलेटेड कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछ लें, जल्दी से पूछ लें, वरना जो है हम फिर अगला सवाल शुरू करें। जी कोई किसी की जो है आवाज नहीं आ रही। तो अब इसके बाद जो है अगले सवाल के लिए हम अगली स्लाइड पे देख जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 को जो है बुक से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब एक पॉइंट में से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन, और एक प्लेन है, सॉरी एक लाइन है जिस पे परपेंडिकुलर है। ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये लाइन जो है प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन पे नॉर्मल होगी। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वही नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। पॉइंट पहले से मालूम हो गया है तो इससे जो है डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो जाएंगे। तो ये भी जो है ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसमें पॉइंट भी दिया गया है और सिर्फ हमने डायरेक्शन रेशियोज मालूम करने हैं। तो डायरेक्शन इस लाइन की इक्वेशन को जब हम इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म से कंपेयर करेंगे, x इक्वल्स टू x1 प्लस ए टी और y इक्वल्स टू y1 प्लस बी टी, z इक्वल्स टू z1 प्लस सी टी से जो है कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 2 हासिल होगी। सिंस द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, चूंकि ये लाइन जो है गिवन लाइन जो है या प्लेन जो है वो लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। क्योंकि ये लाइन जो है प्लेन पे नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर इस लिहाज से इसी जो है लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के ही डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। और देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट गिवन था और रेशियोज हमने जो है नॉर्मल के मालूम कर लिए और उनकी वैल्यूज ए बी सी की जगह और पॉइंट की वैल्यू x1 y1 की वैल्यू की जगह जो है z1 की जगह यूज की। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल होगी। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम बुक से पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन। अब जो है लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। इस एक्सरसाइज के सवाल पढ़ते वक्त जो है आपने ख्याल रखना है कि आपसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछी गई है या इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछी गई है। तो इस ज्यादातर सवाल जो है चूंकि इक्वेशन ऑफ द प्लेन के ही हैं, कोई एक
या दो सवाल जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन के हैं, इसको जरा ध्यान से पढ़ लें। फाइंड द पैरामीट्रिक फॉर्म, जो पैरामीट्रिक फॉर्म अभी हमने थर्ड में पढ़ी है कि x इक्वल्स टू x1 प्लस y इक्वल्स टू y1 प्लस सॉरी x इक्वल्स टू x1 प्लस 80, y इक्वल्स टू y1 प्लस bt, z इक्वल्स टू z1 प्लस ct जो है ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन की। तो ऐसी फॉर्म में जो है लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, और वो लाइन जो है 0.24 और -3 में से पास कर रही है और एक गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो अगर गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन जो है गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो गिवन प्लेन पर नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही जो है, चूंकि पैरेलल लाइंस के सेम होते हैं तो वही डायरेक्शन रेशियोज जो है नॉर्मल के भी होंगे। सो सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, चूंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, सो रिक्वायर्ड लाइन इज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। तो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो नॉर्मल होगी गिवन प्लेन पे, और इसके डायरेक्शन रेशियोज जो है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन के हैं वही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन के होंगे। तो ये डायरेक्शन रेशियोज 3, 3 और -7 होंगे। तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इससे हासिल हो गए। और लाइन जो है चूंकि पास कर रही है इस पॉइंट में से इन डायरेक्शन रेशियोज के साथ, तो फिर इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बनेगी। ये हम जो है इसमें देखते हैं, ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 का बाकी हिस्सा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोज विद द डायरेक्शन रेशियोज 3, 3 -7 इज, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में लिखी हुई है। आप चाहें तो डायरेक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख लें, x माइनस x1/3, ये पॉइंट है 2, 4 और -3 गिवन था, और ये डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी की वैल्यूज हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई लिखा है। तो ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गई इसकी क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हल कर लिया और इसकी पैरामीट्रिक क्वेश्चंस मालूम कर ली। और अब हम जो है इसमें हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है राइट इक्वेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब बहुत सारी प्लेन्स की जो है इक्वेशंस मालूम करनी है, और कैसी, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 7, ऐसी प्लेन जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 7 के इक्वल हो। और फिर इसके बाद इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि आल्सो फाइंड दोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली विच आर पैरेलल टू द प्लेन, और इस फैमिली के वो मेंबर्स भी मालूम करने हैं जो गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। तो इस सवाल में गिवन क्या है कि प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस। याद रखें कि प्लेन का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दिया गया है तो ये p की वैल्यू है, और ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होगी। जी जौक, पहले जो है आप सवाल पूछ लें, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर सर पूछना ये था, वो मैंने ये आपसे कहना था कि ये आपने नोट्स जो सेंड किए थे ना 14 तक थे वो, तो जी मैं वो बाकी भी सेंड कर भी दूंगा। सेट कर दूं। ठीक है, ठीक जी सर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि इसमें डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है, और जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है ये नॉर्मल फॉर्म में आता है, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म में आता है Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। इसका मतलब ये p की वैल्यू दी गई है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन्स आर Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, और इसमें p की वैल्यूज इसमें शामिल कर दी। तो वेयर L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये नॉर्मल जो ओरिजिन से था प्लेन पर, ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन्स है जो जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 7 के इक्वल है। अब इसके बाद जो है इस फैमिली के वो मेंबर्स मालूम करने हैं जिनका ये गिवन प्लेन से डिस्टेंस जो है, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जो इस पे जो है,
तो अगर ये प्लेन जो है इस प्लेन पर इन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के नॉर्मल्स जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और अगर नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे तो इस पे जो है इसकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज की जा सकती है। तो इसको जो है सबसे पहले मैंने जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए जो है सॉरी ये गिवन लाइन के पैरेलल है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के फिर नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे। तो इसके लिए हमें इसका जो है डिफरेंट तरीका यूज करना पड़ेगा। ये प्लेन की इक्वेशन को हमें नॉर्मल फॉर्म में तब्दील करना पड़ेगा। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है इसको नॉर्मल फॉर्म में तब्दील करने के लिए इसकी कांस्टेंट वैल्यू अलग कर दी ताकि हम इसको इस फॉर्म में लिख दें। और अलग करते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है ये कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव रहे। आपने देखा है बाकी वैल्यूज को मैंने नेगेटिव कर लिया लेकिन कांस्टेंट वैल्यू को 5 ही पॉजिटिव रखा। और इसकी वजह ये है चूंकि इसने p के इक्वल आना है, p जो है लेंथ ऑफ द नॉर्मल होती है, तो इसको इस लिहाज से पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इसको पॉजिटिव रखा। और अब इसको जो है हमने डिवाइड करेंगे अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, यानी कि -1 स्क्र प्लस -1 स्क्र प्लस -1 स्क्र अंडर रूट 3 के साथ जो है इस जो है प्लेन की इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो अब ये नॉर्मल फॉर्म में तब्दील होगी, यानी कि ये अब इस फॉर्म में आ गई। और अगर इस फॉर्म में आ गई तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें जो हासिल हुए होंगे वो -1/√3 -1/√3 एंड -1/√3, यानी कि ये L1 M1 और N1 की वैल्यू हासिल होगी। तो ए प्लेन पैरेलल टू द वन हैज द सेम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि जो प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही जो है उसके पैरेलल जितनी भी प्लेन्स होंगी उनके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन भी यही होंगे। तो इसके जो है फिर इस लिहाज से डायरेक्शन रेशियोज जो बनते हैं सॉरी डायरेक्शन कोसाइन जो बनते हैं वो -1/√3 -1/√3 एंड -1/√3 आ गए। या इसको जो है हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें 1/√3 1/√3 1/√3 भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। और p की जो है यानी कि इसका ओरिजिन से जो लेंथ है तो 5/√3 के इक्वल आ गया। ये दोनों वैल्यू जब हम जो है इसकी इस फॉर्म में जो है रिप्लेस कर देंगे तो इससे जो है हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस हासिल हो जाएंगी। ये अगले पेज पे जो है जी ये यहाँ पर लिखी हुई है। तो देयर फोर रिक्वायर्ड 2 members ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन जो है ये रिक्वायर्ड प्लेन्स आर दिस 1/√3 x minus 1/√3 y minus 1/√3 z equals to 7। ये यहाँ पर माइनस का साइन लिखा और इसको प्लस के साइन के साथ भी लिखें तो ये दो फैमिली ऑफ मेंबर्स जो है हमें इससे हासिल होंगे जो हमने पिछले जो है में पर जो मालूम किए थे। ये डायरेक्शन रेशियोज ए के साथ और प्लस के साथ भी इनको लिखा जा सकता है। और इनको जब यूज किया इसमें जो है चूंकि हमने इसके फैमिली मेंबर्स मालूम करने थे तो इसलिए इसमें रिप्लेस की है उसकी वैल्यू जो है। और इसके जो है पी की लेंथ 7 यूज की है, ना कि हमने इसकी लेंथ 7 जो है वो तो इस जो है परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस है ओरिजिन के साथ जो है। लेकिन हमने इसके जो है मेंबर्स मालूम नहीं करने थे, हमने मेंबर जो है चूंकि इस फैमिली के मालूम करने थे तो इसलिए जो है इसमें जो है LM N की जो है ये दोनों वैल्यूज इसमें रिप्लेस की हैं। तो इससे जो है इसके दो फैमिली मेंबर्स हमें मालूम हुए हैं। जी किसी ने जो है इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो माइक ऑन करके जो है इसका सवाल पूछ सकता है। अभी हमारे पास जो है 4 मिनट्स बाकी हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम फिर अगला सवाल जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। फाइंड द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द
family of planes which passes through the point, जो point 3, 4, 5 में से पास कर रही है, and has an x intercept equal to -5 and is perpendicular to the plane, और ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्लेन मालूम करने हैं जो इस पॉइंट में से पास कर रहे हो और इसका x इंटरसेप्ट -5 हो और वो गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर भी हो। तो इसमें जो है ये है क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने मालूम करना है। ये पॉइंट दिया गया है, इंटरसेप्ट दिया गया है। अब चूंकि इंटरसेप्ट दिया गया है तो इसका मतलब हम इसमें जो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। जिस हमने फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्लेन मालूम करने हैं वो इस पॉइंट में से पास कर रहे हैं, उनका x इंटरसेप्ट -5 है और वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो सॉरी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो वो चूंकि रिक्वायर्ड प्लेन जो है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये है कि इसका नॉर्मल उसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा। तो फिर हम इसकी मदद से जो है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करते हुए हम इसकी वैल्यूज मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म जो है मालूम सपोज कर रहे हैं x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल्स टू 1। इसमें a जो है x इंटरसेप्ट, b y इंटरसेप्ट, c जो है z इंटरसेप्ट है और x इंटरसेप्ट की वैल्यू -5 गिवन है, वो इसमें यूज कर ली। अगर मैं इसको जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में लिखूं तो a की वैल्यू -1/5, b की वैल्यू 1/b और c की वैल्यू जो है 1/c के इक्वल आ गई। तो सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, चूंकि रिक्वायर्ड प्लेन जो है ये प्लेन इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो ये पॉइंट फिर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x y z की जगह ये वैल्यू जब इसमें रिप्लेस कर दी तो ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में तब्दील होगी। तो डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 1 आर 2, 3 एंड -1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 3 और -1 है। ये गिवन प्लेन है और गिवन प्लेन चूंकि परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड प्लेन पे तो इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर 2, 3, -1, यानी कि जो गिवन लाइन के जो है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन 2 आर, तो उसके जो है वो इसके इक्वल है। सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, चूंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो फिर इस लिहाज से इनके प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। इस कंडीशन के तहत a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। जी 1 मिनट रह गया, जल्दी से जो है इसको मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई और ये इससे जो है इक्वेशन 3 में जो है इसको रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू को, ये इक्वेशन 3 जो है इसको रिप्लेस किया है और इन दोनों को मिला के सॉल्व किया है तो इससे b और c की वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। और जब ये b और c की वैल्यूज इसमें जो है हासिल होगी और b और c की वैल्यूज इसमें रिप्लेस करके हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल हो गई, जो इसके इक्वल है 19x माइनस 18y माइनस 16z प्लस 95/0 के इक्वल है। तो इसके बाद मैं दोबारा से ज्वाइन तो नहीं हो सकेगा, कल ही जो है अगर किसी ने कोई इनसे रिलेटेड सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ सकते।